प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी ने अहद की खिलाफ वर्जी की जिससे पाक अमरीका ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा। साइफर केस का तफसीली फैसला जारी। बुशरा बीबी की बनीगाला मुंतकली पर मुखालिफ जमातों की तनकीद। पीटीआई वकला ने बगैर इजाजत घर पर कब्जे की कोशिश करार दे दिया। बदतरीन हालात में रखने का इल्जाम। इसके अलावा बात करेंगे शकरगढ़ NA 75 बड़ा सियासी मैदान बन गया। नून लीग के साबिक 2 वज़रा शकरगढ़ की सियासत में आमने सामने आ गए। एहसन इकबाल और दानियाल अजीज की सियासी महाजराई। दानियाल अजीज ने नून लीग क्यों छोड़ी, जानेंगे उन्हीं की जुबानी। इसके अलावा बात करेंगे 8 फरवरी को हर सूरत आम इंतखाबात होंगे, इलेक्शन कमीशन ने वाजे कर दिया। KP बलूचिस्तान में इलेक्शन इल्तवा की अफवाहें सख्ती से मुस्तरद। सिक्योरिटी सूरत हाल की बेहतरी के लिए रिपोर्ट्स तलब। 8 फरवरी को आम तातील का ऐलान। इसके अलावा बात करेंगे अमरीकी सरजमीन पर सिख रहनुमा का कत्ल। अमरीका और भारत के दरमियान हालात कशीदा। सफारती दरार पड़ गई। अमरीका का इंडिया को ड्रोन बेचने से इनकार। भारत से गुरपतवंत सिंह पन्नू कत्ल की मानीखेज तहकीकात का मुतालबा। मोदी सरकार के मगरबी दुनिया से कशीदा हालात की वजह क्या बनी। इन तमाम टॉपिक्स पे आज बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं दानियाल अजीज साहब, उम्मीदवार हैं NA 75 नारोवाल शकरगढ़ से। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दानियाल साहब, आपने हमें वक्त दिया। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम पे टाइम देने का। जी दानियाल साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट टाइम आप प्रोग्राम में आए हैं और जिस तरह के आपसे सवाल होने वाले हैं आपको पता है कि ज़्यादातर आपसे किस तर्ज के सवाल आजकल होते हैं। बट स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम नोट, आप नून लीग का हिस्सा थे, बड़ी कुर्बानियां आपने दी, 5 साल आपने नाहली काटी, वो डाई हार्ड कारकुन कहना चाहिए या नून लीग के जो बहुत करीबी लोग जिन्होंने बहुत सेक्रीफाइसेस किए उनमें शामिल थे। क्यों छोड़ दी नून लीग आपने? जी, इसमें मैंने तो टिकट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन वो टिकट जो किसी वजूहात की बुनियाद पर नहीं मिल सके, तो मैं आज़ाद खड़ा हूँ। जहाँ तक आपका ये सवाल है, इसमें तो कोई ना मैंने पेशरफ्त की है, ना मेरे ख्याल में जमात ने को पेशरफ्त की है। अभी तो सर खुजलने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, तो ये सारी चीजें बात की हैं। बहरहाल अभी तो फिलहाल हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, आपकी काफी गुफ्तगू सामने आती रही दानियाल अजीज साहब, फिर उसके बाद पार्टी के भी आपके साथ मीटिंग्स रही, मुलाकात होती रही जो पार्टी की आदत है। कहीं कोई सेटलमेंट आप कह रहे हैं मेरी तरफ से कोई पेशरफ्त नहीं हुई, उनकी तरफ से कोई पेशरफ्त नहीं, कहीं कोई सेटलमेंट, कोई कंसेंसस, कोई आपको नहीं लगा कि आपकी बात को सुना जा रहा है या पार्टी आपको कन्विंस करने में कामयाब हो सकी हो? कोई अगर बताएं कि क्या मसले क्या थे जिनकी वजह से आपने ये फैसला किया कि मैंने आजाद हैसियत में लड़ना है, सिर्फ टिकट वजह थी? नहीं, मुझे पार्टी ने शो कॉज नोटिस इशू किया था कि महंगाई पर जो मैंने बात की है उससे मेरी हकायक पे मुबनी बात नहीं थी और मैंने पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो उसका मैंने तफसीली जवाब लिख के दे दिया था, तकरीबन 6-7 सफ़े का। उसमें मैंने तमाम हुकूमती दस्तावेजात जो कि तय करती थी, जो मैंने बात की, उसकी जो बैकग्राउंड थी रेफरेंसेस के साथ, कि नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरपर्सन इकबाल साहब थे, उसके क्या फंक्शंस थे और उन्होंने क्या करना था जो उन्होंने नहीं किया, तो ये सारी चीजें तो तय हो गई थी। उसके बाद फिर हमारी मुतअद्दिद बार नेगोशिएशंस हुई, जिसमें जमात ने बार बार एहसन इकबाल साहब को ये पावर करवाया कि अगर आप फर्ज करें PP का इलेक्शन जीत भी जाते हैं PP 54 में, तो हलफ तो आप एक ही उठा सकते हैं, तो आपकी जीत में भी पार्टी की हार होनी है, तो आप ये क्यों कर रहे हैं? फिर वो तैश में आ जाते थे कि जी मैं इस्तीफा दे देता हूँ, मुझे जरूरत नहीं है, फिर आप NA 76 का कोई कैंडिडेट ढूंढ लें। और मेरे ख्याल में वो सेंसिटिविटीज इतनी थी क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल सर पे था, कोई भी जमात नहीं चाहेगी कि उनका इतना सीनियर ऑफिस बैरर जो है वो एक हंगामा बन जाए मीडिया में सारा कुछ। तो फिर उन्होंने ये फैसला किया कि जी ठीक है, उनकी मानी गई। और अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पर वो जो बजायर उन्होंने बात की थी वो ये थी कि लोटे जो है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए मैं अपना बेटा खड़ा करना चाहता हूँ। तो उन्होंने अपनी एक नई जो है ना तशरीह लोटे की कि जी रोशनी में अंधेरे से रोशनी में आ जाए, रोशनी से अंधेरे में जाए। असल में लोटे की ये डेफिनेशन है कि जो किसी के वोट लेके उनके खिलाफ वोट दे, जब वो अपने ओहदे पे फायज हो, तो उसको लोटा कहते हैं। तो वैस कासिम ने तो जब जितनी देर तक नून लीग में थे उन्होंने कभी भी नून लीग के खिलाफ कोई हरकत नहीं की थी, और जितनी देर वो PTI में थे वहां भी उन्होंने उनके खिलाफ नहीं की। तो अगले इलेक्शन में आकर उन्होंने टिकट दूसरी पार्टी के लेके भी वो लड़ा, वो इलेक्शन वो जीते नहीं जीते वो लहदा बात है, लेकिन लौटे तो वो कभी नहीं रहे। तो कहने का मकसद ये है कि जो इस वक्त एहसन इकबाल साहब के आगे पीछे दाएं बाएं नजर आते हैं,
असल लोटे तो वो है, इन्होंने नई तशरीह की है कि एक हाजिर सर्विस लोटा का एक नई इजाद की है। वो जो सिटिंग मेंबर है पीटीआई की टिकट पे जीता हुआ आजाद जम्मू कश्मीर असेंबली का, जो पीटीआई का एप्लीकेंट था पीपी के टिकट प्रोविंशियल असेंबली की टिकट के लिए, उसको नॉन लीग की टिकट दे दी है। और मेरे बारे में इतनी मतलब गिरी हुई बात कि जी उनके अपने पास कोई दलाइल नहीं थे कि अपना खानदान पाल स्कीम उनकी फेल हो रही है। फिर कह दिया कि दरअसल दानियाल साहब पीपल्स पार्टी में जाना चाह रहे थे। ये सरासर झूठ है। उसके 2-3 हफ्ते बाद उन्होंने कहा नहीं, असल में ये पीटीआई की टिकट के ख्वाहिशमंद थे। ये भी सरासर झूठ है। तो इस तरह से मतलब इतने बड़े ओहदे पे रहकर जब इतनी निजी हरकतें कोई जाहिर करना शुरू है, उसके बारे में कोई क्या कह सकता है। अच्छा ऐसा, बड़ी मेहरबानी आपने हमें ज्वाइन किया। हालांकि इस वक्त आप फील्ड में हैं, कन्वेंसिंग कर रहे हैं, वोट एक एक आपका लम्हा एक बड़ा आपका वो है। आई एम सो ग्रेटफुल सर। अच्छा, हमने माजी में देखे कि एहसन इकबाल साहब के जब बेटे का हुआ था, मसला हुआ था, चौधरी अनवर अजीज साहब हमारे दोस्त, अल्लाह उनको जन्नत में उनको जगह दे, वो भी मिस इन वेरी बैडली। तो उस वक्त आप भी वो भी, तो मुझे याद पड़ते डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मेयरशिप का इशू था, तो उस वक्त तो आपने उनके साथ एक अपनी दिखाई थी, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई थी, और आपके जो वोट थे आपके और चौधरी साहब के, तो आपने उनको डलवा के कामयाब करवाया था। तो उसी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी अब नहीं दिखाई जा सकती थी, बिकॉज दैट वाज वेरी क्रूशल। आपके लिए भी इलेक्शन था कि 5 साल बाद आप इलेक्शन में आ रहे थे, डिस्क्वालिफिकेशन आपने फेस की थी। तो आपको लगता नहीं थोड़ा सा आपको इस पे लचक दिखानी चाहिए थी? अगर माजी में दिखा दी थी उनके बेटे के लिए, आप भी दिखा देते। लाइन ड्रॉप तो नहीं हो गई? दानियाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं? लाइन ड्रॉप हुई भी है मेरा ख्याल। वो अपनी कंस्टिट्यूंसी में है ना इस वक्त, वो साफ ज़ाहिर एक एक वोट। अच्छा, हमारे यहाँ ये देहाती इलाके जो हैं, गाँव जो हैं, उन्हीं में रात को ही वोटिंग ज़्यादा की जाती होती है, रात के 12-1-2 बजे तक चलती रहती है। तो वही मेरा ख्याल माइट भी ट्रैवलिंग, तो खैर लाइन पे आ जाएंगे। अब ये बड़ा एक दिलचस्प है, अभी दानियाल वापस आएंगे तो उनसे बहुत सारे सवाल पूछने वाले हैं कि माजी में भी हो चुका है कि एहसन इकबाल साहब के साहबजादे जो हैं वो उसकी अपने वो नारोवाल के लिए या उसके लिए सियालकोट के लिए, तो वो थे इस वक्त कि मैं वहाँ डिस्ट्रिक्ट का वो बनूँ। इनका ग्रुप अच्छा खासा पावरफुल था, अनवर अजीज चौधरी साहब, दानियाल अजीज साहब, इनके पास खासे वोट थे। उस वक्त भी ये हुकूमत थी यहाँ पे नवाज शरीफ साहब की, मैं उस बात कर रहा हूँ, और दानियाल वाज MNA है, और यहाँ पे MNA भी थे और सारा कुछ। तो उस वक्त भी इन्हें ये कहा गया था कि आप जो है ना उनके एहसन इकबाल साहब के बेटे की वो करें, इनको सपोर्ट करें, वोट हक में विड्रॉ करें। और उस वक्त बड़ा मुश्किल फैसला था, आई रिमेंबर। तो इन्होंने किया था फैसला और उनको वोट डाले थे, वो बन गए थे। अब की दफा मेरा तो ख्याल है, अभी दानियाल आएंगे तो खुद ही जवाब देंगे, मेरे तो ख्याल है कि अगर उस वक्त इनके बकौल कड़वा घूंट पिया जा सकता था तो इस वक्त दानियाल को रिस्क नहीं लेना चाहिए था MNA की सीट का। दैट्स माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक पॉलिटिकल एक उस नेचर की। बाकी तो साहब दानियाल सब साथ मौजूद हैं। जी, ये दानियाल भाई सलाम अलैकुम, आपकी लाइन काट गई थी। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आपको पता नहीं मेरा सवाल पता नहीं पहुंचा, मैं रिपीट कर देता हूं सर। जी प्लीज। ये आपको याद होगा, मेरा ख्याल है ये वजीर आजम थे नवाज शरीफ साहब, उस वक्त इलेक्शन हुए थे वहाँ पे, पूरे मुल्क में हुए थे, बल्दियाती कह लें या जो भी। तो उस वक्त भी इन एहसन इकबाल साहब के साहबजादे जो हैं ये उम्मीदवार थे वहाँ पे चेयरमैनशिप के लिए। आपको बड़ा पावरफुल ग्रुप था आपका, चौधरी साहब और अच्छे खासे उम्मीदवार थे। आपकी सपोर्ट के बगैर शायद उनके लिए मुश्किल हो जाता है एहसन इकबाल साहब के बेटे के लिए। आपने अगर उस वक्त कड़वी गोली खा ली थी, मुझे याद है चौधरी अनवर अजीज साहब, आमिर मतीन साहब के घर बड़ी हमारी महफिलें होती थी, तो कुछ ज़्यादा प्लेजेंट फैसला नहीं था आपके लिए, लेकिन आपने किया और आपके बेनिफिट के लिए किया गया कि आप पार्टी में बैठे हैं। आज जब 5 साल की आपने वहाँ पे भुगत ली है, सुप्रीम कोर्ट के हाथों नहली भुगत ली, सजा भुगत ली, अब आप 5 साल बाद इलेक्शन में आ रहे हैं, फिर आपने पार्लियामेंट आना है, तो आपको लगता नहीं आपको अपनी सीट के लिए इस वक्त पार्टी के साथ इन इश्यूज़ पे इस तरह का मतलब हेड ऑन नहीं लेना चाहिए था? जो फ्लेक्सिबिलिटी उस वक्त दिखाई थी तो आज फिर दिखा देते एहसन इकबाल साहब के बेटे के लिए। आपको अपनी सीट तो सिक्योर करनी चाहिए थी। इसमें जी असल में ये जो लोकल गवर्नमेंट का इशू है ये बड़ा अहम है। उसकी वजह ये है कि एहसन इकबाल साहब का जो तारीख जो आपने जिक्र किया सारा, ये साफ साफ साबित करती है कि उनका जितने ख्वाहिशात हैं उतना उनका सियासी कद नहीं है अपने लोकल एरिया में। और जब उनको मेरे मरूने मिन्नत होना पड़ता है या और लोगों के मरूने मिन्नत होना पड़ता है तो पार्टी के सामने उनकी बड़ी सख्ती होती है, क्योंकि वहां पर तो ये और शक्ल दिखाते हैं जैसे इन्होंने सारा पाकिस्तान फतह किया हुआ है। असल हकायक इनके बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसलिए मिन्नतें करके मांगे कि इनको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चेयरमैनी की सीट इनके बेटे को दी थी हमने, और वो इस अंडरस्टैंडिंग पे थी कि उसमें कुछ शराइत थी। वो शराइत दरअसल ये सारी की सारी उनसे भाग गए जुबान दे के, और इन्होंने यू टर्न मार दिया। अब इनको पता था कि अब फिर इलेक्शन होगा, इसके बाद लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन होगा,
और फिर से ये धरे के धरे रह जाएंगे, फिर ये किस शक्ल से आके मिन्नत समाजत करेंगे कि दोबारा से जो है ना मेरी अकोमोडेशन करें। तो ये दीवार के साथ लग रहे थे अपनी की हुई यू टर्न की वजह से, तो इसलिए इन्होंने ये सारी चाल डाली। इसमें दरहकीकत लोटे की कोई बात नहीं थी, इनको समझ आ रही थी कि इनकी असल जो सियासी शक्ल है वो इनको शीशे में देखनी पड़नी थी। अच्छा जो आपको लगता नहीं है, खुद माशाल्लाह आपसे मेरा 2002 से पहले का ताल्लुक है, आपको बड़ा ज़ाती तौर पर भी जानते हैं, जैसे मैंने कहा चौधरी साहब की वजह से बड़ा ताल्लुक है आपसे। आपका एक अपना स्टाइल है, आपकी इंटेलिजेंस का भी मैं बहुत बड़ा मदाह हूँ, और आपका जो एग्रेशन है, रिएक्शन है, वो तो हम सारे जानते हैं सर, बीइंग ए गुजर, वो तो आपके अंदर एक है ना थोड़ा सा। आपको लगता नहीं कि जब आपकी पार्टी ऑलरेडी अंडर प्रेशर थी पीटीआई की तरफ से और बाकी लोगों की तरफ से कि 16 महीनों में महंगाई नहीं खत्म कर सके, इनके इश्यूज थे, आपने जब ये स्टेटमेंट दिया कि उनकी पार्टी के मिनिस्टर जो हैं वो जिम्मेदार हैं, तो डेफिनेटली पार्टी के आप खुद वजीर रहे हैं, वजीरों की कैबिनेट की तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जब आपने ये कहा कि जनाब महंगाई की वजह एहसन इकबाल साहब बने, तो आपने जो इमरान खान साहब पीटीआई का नैरेटिव था आपने एंडोर्स किया, और उनको शहबाज शरीफ साहब को लगा होगा ये तो मेरे खिलाफ चार्जशीट है बिकॉज ही वॉज अ प्राइम मिनिस्टर। आपको लगता नहीं है कि दैट वाज अ बिट मतलब थोड़ा सा इधर दाएं बाएं था ये बयान आपका? नहीं क्लासा साहब, असल में ये थोड़ा सा ऑपोजिशन ने तोड़ मरोड़ के इसको पेश किया है। अगर आप गौर से मेरी बातें सुने, मैंने ये नहीं कहा था, और आपने दो इश्यूज पे बात की है। नंबर 1 के कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो जो नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी है ये पाकिस्तान की सबसे मोतबर और अहम कमेटी है जिसमें सूबे भी शामिल हैं। बहुत कम ऐसी कमेटीज हैं जैसे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट वगैरह जो आईनी अदारे हैं जो सूबों की शमूलियत जो है वो गारंटी करती हैं। इस वाली में थी ताकि सूबे भी जो है वो प्राइस कंट्रोल में पूरा अपना किरदार अदा करें। तो इसमें एहसन इकबाल साहब के पास खुद इख्तियार था उस कमेटी के चेयरपर्सन होने के नाते कि वो इकदाम कर सकते थे, और अगर कोई इकदाम उनका ऐसा था कि उसको फेडरल कैबिनेट की जरूरत थी तो फिर वो ईसीसी में सिफारिशात पेश कर सकते थे। तो हैरानगी की बात यह है कि जनवरी के बाद जब महंगाई 1947 का ऑल टाइम रिकॉर्ड पे गई, ना इन्होंने कोई मीटिंग बुलाई, सिफारिशात और इकदाम तो दूर की बात है, इन्होंने मीटिंग ही सिरे से नहीं बुलाई। यानी ये पता नहीं वहां पर लूडो खेल रहे थे, क्या कर रहे थे। दानियल एक बात बताएं सर, आप बात बताएं। एक मिनट मैं पूरा मुकम्मल जवाब ले लें सर। तो उस वक्त मेरी ये तनकीदी जायजा थे कि ये लुक बिजी डू नथिंग, ये नोन है एहसन साहब, इनको रिश्तू खामखानी कहते हैं, ये इनका मुखफ़फ़ है लुक बिजी डू नथिंग। तो ये उन्होंने किया ही कुछ नहीं, तो उसकी वजह से मेरी जमात को ये सारा जो है ना ये जिम्मेदारी लेनी पड़ी सारा, और उसमें ये बयानियां भी नहीं बना सके ये, यानी इन्होंने इंक्वायरी भी नहीं की कि ये महंगाई क्यों हुई है। अगर ये कहना था, मानना था उनका, जो कि मैं समझता हूँ कि सही कहा उन्होंने कि ये इमरान खान की वजह से हुई है, और यही बात मेरी जो है ना बीच में से मस्क कर दी गई है ताकि मुझे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा सके। मेरी अपनी जमात में भी वो साहब ने किया कि मैंने जमात का इल्जाम लगाया, नहीं लगाया मैंने एहसन साहब का। जमात को तो नुकसान हुआ महंगाई से, दानियाल के उसकी बात करने से तो नहीं हुआ। अच्छा सर ये बताइएगा, आपने बड़ी इंतहाई आपको जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अगेन इसको रिस्पेक्ट करते हैं, इसमें वजन भी होगा, लेकिन आप तो खुद एक मिनिस्टर रहे हैं, आप वो एनआरबी के चेयरमैन रहे हैं, आप पूरा सिस्टम समझते हैं गवर्नेंस का, मजिस्ट्रेट्स का, लोकल बॉडीज़ का, हुकूमतों का, कि 4 सूबों में जो हुकूमतें थी पीडीएम के दौर में अगर हम देखते हैं, ये तो 24 किलोमीटर पे बैठे हुए थे वजीर आजम साहब। ये पंजाब में भी इनकी हुकूमत नहीं थी, केपी में भी इनकी हुकूमत नहीं थी, बलूचिस्तान में भी नहीं थी, चलें सिंध की हद तक हम मान लेते हैं। तो एहसन इकबाल साहब अगर मतलब कोशिश करते, सपोजली आई एम ट्राइंग टू अगेन गिव अनदर साइड, तो एहसन इकबाल साहब क्या कर सकते थे? काम तो सूबों ने करने थे, डिप्टी कमिश्नर्स ने करने थे, वहां पे कमेटीज ने करने थे। एहसन इकबाल साहब ज्यादा से ज्यादा आपके बकौल वो इजलास बुला सकते थे, जो आप कह रहे हैं ठीक कह रहे होंगे, उन्हें इजलास नहीं बुलाए। तो अदरवाइज तो एहसन इकबाल साहब की सूबों पे कहाँ चलती है? 18वीं तरमीम के बाद तो सूबे अपने आप को तो बिल्कुल खुद मुख्तार समझते सर, और ये आपने बहुत सारी पावर जो है मेरा ख्याल डेलीगेट की थी, फिर रिमेंबर जब आप एनआरबी में बैठे थे। क्लासा साहब अनफॉर्चुनेटली जो फैक्ट्स हैं वो आपके आर्ग्यूमेंट को अफोर्ड नहीं करते। उसकी वजह ये है कि जो 2 मीटिंग्स एहसन साहब ने बुलाई थी, 1 सितंबर में और 1 जनवरी में, यानी सितंबर 2022 में और जनवरी 2023 में, उसमें सूबे बिल्कुल पार्टिसिपेट किए हैं। उसमें अगर आप इनकी प्रेस रिलीजेस देखें जो अभी भी इसकी वेबसाइट नेशनल प्लानिंग कमीशन की वेबसाइट पे है, उसमें उन्होंने बताया कि प्रेसिडेंट कौन कौन था। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी थी, कॉमर्स मिनिस्ट्री, फूड मिनिस्ट्री, और 4 सूबों के जो जिम्मेदार मतलब रिप्रेजेंटेटिव थे वो सारे थे। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये कि इन्होंने कहा ही कुछ नहीं, उनको इनके पास था ही कुछ नहीं मंजिल भेजने को। और ये जो इन्होंने 2010 का प्रोग्राम बनाया, इनकी आदत है, क्योंकि ये अकाउंटेबल तो रहना ही नहीं चाहते, क्योंकि इनकी आउटपुट कोई नहीं है।
तो ये 1999 में इन्होंने 2010 का प्रोग्राम दे दिया। जब 2010 आया तो पाकिस्तान में बिजली नहीं थी, 18 घंटे लोड शेडिंग थी। तो इनका 99 का जो प्रोग्राम था उसमें बिजली का नाम ही नहीं है, तो उसमें तो अकाउंटेबिलिटी हो नहीं सकती। अच्छा दानियाल भाई, जरा एक तो लास्ट टाइम हमारे साथ थे हसन इकबाल साहब, तो ये सवालात उनसे भी हुए थे। तो उनसे मैंने पूछा, मैं कि दानियाल के साथ आपको तो बड़ा अच्छा वो रहा है, कि व्हाट वेंट रॉन्ग। उन्होंने भी यही कहा जनाब कि दानियाल को जब इनको अगेन एक्सीडेंट हुआ, अल्लाह ने आपकी ज़िंदगी बचाई, उनका कहना था मैं, मेरा बेटे, सारे लोग हमने बड़ा सपोर्ट दी, उसमें मेडिकल उनको असिस्टेंट चाहिए वट एवर उन्होंने कहा। बल्कि उनका ये कहना था कि दानियाल ने बाद में शुक्रिया भी अदा किया, मेरा भी किया, मेरे बेटे का भी किया। तो अभी आपके टिल मतलब रिसेंटली अल्लाह ने आपको नई ज़िंदगी दी है, आपके तल्लुकात तो बड़े अच्छे जा रहे थे, ऑल ऑफ सडन कोई हल्के में कोई ऐसी चीज़ हुई है कि जिसके बाद मतलब गन्स वर ड्रॉन? नहीं, ऐसा मैंने आपको बताया कि ये प्राइस का इशू तो मैं 3 साल से अपनी जमात के साथ तगोदो में था। हर फोरम पे, हर जगह पे मैंने ये आवाज उठाई है। यहाँ तक कि जब मैं अस्पताल में था तब भी जो मुझे मिलने आता था फेडरल कैबिनेट से या दूसरा, मैं उनका बाजू पकड़ पकड़ के कहता था कि खुदा के लिए इसका कोई बयानिया बनाए, क्योंकि मुझे पता है कि ये सबसे जहरीला जहर है किसी भी सियासी जमात के लिए। और नून लीग का पीडीएम का कसूर भी नहीं था, अफसोस की बात यह है। लेकिन चूंकि इनकी इकोनॉमिक्स की नॉलेज ही नहीं है, इन्होंने कुछ पढ़ा लिखा ही नहीं है इसके बारे में, ये कोई बयानिया बना ही नहीं सके ना। इन्होंने इकोनॉमिक्स ग्रुप जो है सारा वो प्लानिंग कमीशन के पास होता है, तो ये इन्होंने क्यों नहीं बताया? नहीं हो सकता है दानियाल, उन्होंने आपका बयान पढ़ के, मतलब ये तनकीद तो सारे कर रहे थे, मीडिया भी कर रहा था, खान साहब भी कर रहे थे, पीटी सारा मुल्क कर रहा था, लेकिन जब आपने की, अपना बंदा जब करता है तो यूट्यूब रूटस मतलब दैट्स, मतलब उनको ये फील हुआ होगा कि यार दानियाल भी उसी नैरेटिव को, बयाने को ले रहे हैं जो हमारे खिलाफ पूरे मुल्क में मीडिया में एंकर्स, यूट्यूबर्स, खान साहब लेकर चल रहे हैं। हो सकता है उन्हें ये फील हुआ हो। और बिल्कुल भी नहीं। और देखें जो चीज, ये तो आपकी वो बात है, शूट द मैसेंजर, यानी जो पैगाम लेके आए, जो निशानदेही करे कि ये मसला है, उसको जब आप गोली मार दो तो मसला तो वही है। आज भी आप देख लें 44% पे है सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, तो मसला तो वही है, आवाम तो पिस रही है। तो बजाय इसके कि हम सर जोड़ के इसका हल निकालते, अगर इनके पास नहीं था कोई चीज बेचने के लिए तो किसी और को मौका देते हैं। अभी आप देखें जो हमारा ये शाया हुआ है पार्टी का जो मंशूर है, उसमें भी उनको डिले करना पड़ा कि स्पेशलिस्ट जो इकोनॉमी के माहिर माशियात को बुला के दोबारा मशवरा किया, और अगर उसमें देखें इकोनॉमी इनके नाम है। तो ये इनकॉम्पिटेंस जो है, ये जो टोटल अनप्रोफेशनलिज्म है, ये जो लैक ऑफ नॉलेज है, ये पाकिस्तान को कब तक सजा बर्दाश्त करनी चाहिए? दानियाल एक और बताइएगा कि आप और तलाल चौधरी साहब जो हैं, यू सफर्ड द मोस्ट, अगर देखा जाए नवाज शरीफ साहब या उनकी फैमिली के बाद आउटसाइड आप थे, तलाल चौधरी साहब थे जिनको डिस्क्वालीफाई हुए। बल्कि उस वक्त जब इमरान खान साहब और उनकी ब्रिगेड ने पूरा, उन्होंने इनको घेरे में लिया हुआ था, आप 2-3 लोग थे जो बात आके करते थे, सुप्रीम कोर्ट, बैर, टीवी चैनल सारे, फिर डिस्क्वालीफाई भी हुए, दोनों को टिकटें नहीं मिली। और ये समझा जा रहा था कि उन मरियम नवाज साहबा का जो अगर मीडिया सेल था प्राइम मिनिस्टर हाउस में, जो मीडिया एडवाइजर थे या उनकी अपनी काउंसिल थी, आप उसके बड़े इंपॉर्टेंट और अहम उनके मेंबर थे। तो क्या हुआ फिर? मरियम नवाज साहबा ने आपको कोई इसमें सपोर्ट नहीं की, उनका राब्ता नहीं हुआ आपसे, तलाल को भी टिकट नहीं मिली, आपको भी नहीं मिली, तो व्हाट वेंट रॉन्ग? क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, इनका जो बुनियादी तौर पर इनको अपना जो सियासी असलियत है उसको पहचानने में इनको बड़ी तकलीफ होती है, इसलिए ये चालें डाली है इन्होंने, ताकि वो जो मेरे नीचे सीट है एमपीए की, अगर वो उसको हासिल कर लेते, क्योंकि इस वक्त ये खुद भी एस्टैब्लिशमेंट की मजबूरी बने हैं, तो इनको पता था कि वोटों से तो ये कभी नहीं ले सकते। तो इन्होंने सुनहरी मौका देखते हुए ये चाल डाली है कि इंतजामिया ने डिलीवर करना है, तो मैं अपना जो है ना वो लोकल गवर्नमेंट के लिए अपनी बात जो है ना वो सेटल कर जाऊं, तो वो भी नहीं हो सका। अभी आप देख लेना, पुलिस इतनी मुश्किल से ये इलेक्शन हम लड़ रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं है, दिन रात हमारे आगे पीछे पुलिस होती है, और जिधर हम जाते हैं वहां से लोग उठा लेते हैं, कुर्सियां उठा लेते हैं, लाउड स्पीकर उठा लेते हैं, बहुत सारे पेट्रोल पंप सील कर दिए। नहीं, आप क्योंकि मरियम नवाज साहबा से कोई राब्ता नहीं हुआ कि कम से कम, क्योंकि मैं अगेन जैसे मैंने कहा कि उस वक्त तो उसका सवाल ही नहीं थी, वहां तो पार्टी प्रेसिडेंट खुद सारी नेगोशिएशन में बैठे हुए थे इस पार्टी का। अच्छा, वहां पे कोई ऐसा जो मेन डिसीजन मेकर थे वो सारी चीज को मतलब मैनेज कर रहे थे, तो वो सारे समझा रहे थे हसन साहब को कि ये आप गलत कर रहे हैं। अच्छा, आपका एक बयान भी आंख से गुजरा था, शायद आपने कोई माजरत भी की थी, अगर मैं ठीक कह रहा हूं जनाब, कि मैंने अगर हीट ऑफ इमोशंस में कोई बात कर ली है तो आई एम सॉरी फॉर दैट, तो कोई इस तरह की चीज भी हुई थी, फिर भी चीजें नहीं सेटल हो सकी सर? मैंने ये क्लैरिफिकेशन दी थी कि जो ऑपोजिशन मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश कर रही है कि महंगाई की जिम्मेदार PMLN है,
ये बात गलत है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा था कि ये जिम्मेदार थे कि ये महंगाई के बारे में कुछ करते। कॉज तो इसका देखें, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह लिख दिया हुआ है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका 12 महीने का लैग है। तो जो फिस्कल स्टिमुलस है या इकोनॉमिक स्टिमुलस है या इकोनॉमिक जो कंट्रोल है वो अगर स्टेट बैंक ने करना है, क्योंकि दो साल पहले जो एक्ट में तरमीम हुए हैं प्राइस कंट्रोल की सिर्फ जो है वो स्टेट बैंक की जिम्मेदारी भी डाल दी गई है। तो अगर उन्होंने ये करना था तो फिर हुकूमत ही सारी 16 महीने की थी। तो ये बात इन्होंने क्यों नहीं बताई? इनके पास नॉलेज बेस ही नहीं है, इकोनॉमिक डिसिप्लिन के साथ इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये प्रोफेशनल ही नहीं है। अच्छा दानियल साहब, प्रोफेसर बने हुए हैं। ठीक है, इन दी गिवन सर्कमस्टांसेस आप कह रहे हैं कि आपके लिए कैंपेन इतनी मुश्किल हो रही है करनी, तो अगर आप हम ये अज्यूम करते हैं कि जीत जाते हैं आजाद हैसियत में और फिर उसके बाद मोस्ट लाइकली जिस लग रहा है कि PMLN की गवर्नमेंट अगर बन जाती है तो आपके लिए हालात और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हो जाएंगे डेवलपमेंट के लिए? आप किस तरह से इफेक्टिव साबित हो सकेंगे इलाके के लिए? या नवाज लीग ज्वाइन कर लेंगे इलेक्शन के बाद? मैं समझता हूँ जी कि जो सबसे बड़ा मसला ना पाकिस्तान का, वो मैं नहीं कह रहा, तमाम निजी सर्वे कह रहे हैं, 74% पाकिस्तानी कह रहे हैं कि उनका नंबर 1 सबसे संगीन इशू महंगाई है और नंबर 2 बाय फार अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी। तो ये दो इश्यूज जो हैं ये पार्लियामेंट ही इत्तेफाक से वो फोरम है, क्योंकि स्टेट बैंक एक्ट की जो तरमीम हुई है 2 साल पहले उसमें उनको पार्लियामेंट को अकाउंटेबल बनाया गया है, ना फेडरल कैबिनेट को ना किसी स्टैंडिंग कमेटी को। तो उसके लिए इन्होंने साल में 4 रिपोर्ट्स अरसाल करनी है जिसमें वो महंगाई के बारे में बताना है उन्होंने कि हमने क्या इकदाम लिए हैं। तो पार्लियामेंट का मेंबर होना ही जो है वो इतना एजाज है कि आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को अकाउंटेबल रख सकें। अफसोस है मुझे कि इतनी महंगाई हुई और पार्लियामेंट में कुछ होना। दानियाल ये बताइएगा, आप इलेक्शन अगर जीत जाते हैं तो फिर कोई नवाज लीग को ज्वाइन करने के कितने % चांसेस हैं सर, कि आप इंडिपेंडेंट रहेंगे? मेरे ख्याल में जी मैंने बार बार इस सवाल का जवाब दिया है कि मुझे आप उन सफों में देखेंगे जहां महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कोई पुख्ता इकदाम होने की कोई सिलसिला नजर आता है। अच्छा सर, एक और चीज हमने देखी है कि मतलब ये पावर इज ऑलमोस्ट देयर, वो लगता है नवाज शरीफ साहब की पक्का लग रहा है कि बात होगी उनकी, आने वाले हैं। हमने देखा है कि इससे पहले जावेद हाशमी साहब छोड़ गए, मेहताब अब्बासी साहब छोड़ गए, शाहिद खकान अब्बासी साहब छोड़ गए, चौधरी निसार अली खान साहब छोड़ गए, अब आप मिफ्ता साहब छोड़ गए, अब आप छोड़ हैं। ये प्रॉब्लम आप 5-6 लोगों के साथ है, बड़े सीनियर लोग हैं, या पार्टी लीडरशिप के साथ नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब के साथ है? हाउ डू यू, मतलब इसको आप इसको एवेल्युएट कैसे करेंगे? किसका कसूर है, आपका है या उनका है? मोहम्मद जुबैर, ये तो मुझे नहीं मालूम है जी, ये सब इतना हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ है। फ्रैंकली स्पीकिंग हमें तो सर खुजलने का टाइम भी नहीं है। हम तो दिन रात को 4 बजे आते हैं, सुबह 7 बजे उठ के फिर चल पड़ते हैं। ये सारा मैटर सेटल होगा। तो चौधरी साहब बड़े सियासी जवाब आप दिए हैं आज आपने। ये जो सियासी आपको ऑन लाइटर नोट, जो उस वक्त थोड़ा सा आपको अपने अंदर का वो चौधरी साहब जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल करना था, अब आप कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को, उस वक्त नहीं किया आपने। अच्छा क्विकली दानियाल साहब अगर ये बताएं कि आपका मुकाबला आपको क्या लगता है, आपके हल्के में नून लीग के साथ है या आजाद उम्मीदवारों के साथ है? इस वक्त तो जी यहाँ पर कोई इलेक्शन की सूरत हाल ही नहीं है। यहाँ पर तो दिन को हम कैंपेन करते हैं और रात को पुलिस कैंपेन करती है। अच्छा लास्टली क्वेश्चन दानियाल भाई, चौधरी अनवर अजीज साहब जो हैं वो अब नहीं रहे दुनिया में। हमेशा उन्होंने वो इलेक्शन आगे देहातों में लोगों को बड़े प्यार करने वाले बंदे थे, हमें तो पता है सारा, बड़ा ताल्लुक था उनका। आपको कैसा लग रहा है चौधरी साहब के बगैर इलेक्शन? आपको आगे ईजी लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, या कैसा फील हो रहा है विदाउट हिम? इतनी बड़ी टॉवरिंग पर्सनैलिटी थी नारोवाल की, शकरगढ़ की, बल्कि पूरे। चौधरी साहब जी जो उनको बाबा जी कहते हैं यहाँ पर प्यार से, क्योंकि वो जरा उम्र में ज़ईफ हो गए थे, लेकिन माशाल्लाह उनका जो है वो एक पूरी जनरेशन के साथ उनकी चलेगी। अब उनके आगे पोतरे हैं, उनके आगे बच्चे हैं, तो वो हमारे साथ चल रहे हैं। तो हमारा 3-3 पुश्तों का ताल्लुक है, 4-4 पुश्तों का कईयों के साथ ताल्लुक है। तो वो मैंने अपनी जिंदगी में कोशिश की उसको बरकरार रखने की और काफी हद तक कामयाब हो गए। इसलिए मेरी वाइफ जो है वो इलेक्शन जीती थी बावजूद उसकी कि मेरे डिस्क्वालिफिकेशन थी। जी एक और भी ट्रेडिशन थी सर उनकी, एक भी ट्रेडिशन और थी लास्टली, कि वो वहां से शक्करगाड़ से आते हुए मेरे लिए मिर्चों का अचार भी बनवा के लाते होते थे, क्योंकि वो इस तरह की चीजें बहुत सारी करते थे। वो आपने ट्रेडिशन नहीं रहने दी भाईजान? नहीं, वो ट्रेडिशन में थोड़ी सी हिचकी आ गई मेरी एक्सीडेंट की वजह से। उससे पहले अगर आपको याद हो तो मिकाल के नाम से आप भेजे थे। यस ही सेंट। थैंक यू वेरी मच दानियाल, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया दानियाल अजीज साहब हमारे साथ मौजूद थे, एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो दे रहे थे इस तमाम तर मामले पर। और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे साइफर का तफसीली फैसला आ गया, जो साइफर केस का तफसीली फैसला था उसकी कॉपी नहीं मिल सकी है PTI को, और उसमें उस फैसले को अगर पढ़ें तो उसमें कुछ बहुत अहम बुनियादी
नुकात हैं जिनके ऊपर बात होनी ज़रूरी है। क्लास साहब ने काफ़ी टाइम लगा के मुझे भी कहा कि आपने ये फैसला पढ़ना चाहिए था आपको, क्योंकि व्हेन यू रीड द डिसीजन तो उसमें पता लगता है कि क्या असल चीज़ें हैं और इंटरप्रिटेशन कैसे होनी चाहिए। बहरहाल इसको डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, ये 77 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तफसीली फैसला है, 20 इसमें फाइंडिंग्स दी गई हैं और दो चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में वाक़यतन जो मुझे तंग कर रही हैं, समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। स्टार्टिंग फ्रॉम वन पॉइंट, जो इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कही गई है कि ये इसकी वजह से पाक अमरीका ताल्लुकात जो हैं उसके ऊपर बहुत डैमेज हुआ, इम्पैक्ट हुआ। बानी पीटीआई और जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो जिम्मेदार हैं इस तमाम जो डिटेरियोरेट हुए मामलात दोनों मुल्कों के दरमियान। ना ये तो एक फैसला है, हमने उसकी सजा भी देख ली, ये एक बड़ा एलिगेशन है और ये एक बड़ी बात है। इसके इस फैसले के बियॉन्ड भी कुछ आप देख रहे हैं असरात, इम्पैक्ट्स? मैंने ये ना पूरा पेजेस जो है ना, ये तकरीबन 77 के करीब ना पढ़ने में लगा हूँ मैं, बहुत सारे पढ़ लिए हैं, अक्सर आपके सामने ही बैठ के पॉइंट्स भी ले लिए हैं। अब तक जो रिपोर्टिंग हो रही थी और एक पॉपुलर सेंटीमेंट तो ये है, हम ये कह दें कि बोगस फैसला है, फ्लॉड फैसला है, गलत फैसला है, प्रोसेस को बिल्डोज किया गया है, खान साहब को टारगेट किया गया है, इदारे थे, लोग थे, ताकतवर कोई इंडिविजुअल्स थे और वो खान साहब को हर सूरत पे उनको वो करना चाह रहे थे, क्योंकि खान साहब डील नहीं कर रहे, खान साहब उनकी टर्म्स पर नहीं आ रहे, लिहाजा उन्होंने इस तरह का फैसला करा दिया। ये एक जनरल इंप्रेशन है और पॉपुलर भी यही है। मुझे भी यही कहना चाहिए वैसे बाय द वे, अगर हमने कोई पॉपुलैरिटी लेनी है, कोई प्रोग्राम की रेटिंग लेनी है, बल्ले बल्ले वाह वाह करानी है, तो हमें भी यही कहना चाहिए कि बिल्कुल, और साथ में ये भी कहना चाहिए कि जो ही ये किसी हायर कोर्ट में जाएगा उठा के उन्होंने इसको फेंक देना है। ये पॉपुलर लाइन है, लोग पसंद करेंगे, हमारा शो भी देखा जाएगा, हम उसको क्लिप शेयर करेंगे, वो भी बड़े उसके व्यूज़ मिल जाएंगे और आपकी मेरी वाह वाह भी हो। एक तो ये है। दूसरी ये फिर ये इसके लिए एक शर्त थी जो मैंने पूरी नहीं की। मुझे ये फिर फैसला नहीं पढ़ना चाहिए था। अगर मैं ना पढ़ता तो फिर मैं ये थोड़ा सा प्रिविलेज में ले लेता कि हाँ वो खान साहब के सपोर्टर, उनके वकील, उनके हमदर्द, वो सारे ठीक कह रहे हैं कि ये गलत है। मुझसे अगर पूछें, मैं कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, पढ़ते रहते इन चीज़ों को, ये बड़ा पावरफुल फैसला लिखा गया है, बहुत पावरफुल फैसला है। अगर जो भी इसको पढ़ेगा, जो भी थोड़ा सा, खान साहब के लिए इसमें से रिलीफ सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है, जो मुझे समझ आई है, कि ये कहें जी कि हमें ये गवाहों पे जरह की इजाज़त नहीं दी गई, हमने टाइम मांगा था, हमें टाइम नहीं दिया गया, इन्होंने अपने डिफेंस लगा के इन्होंने अपने वो कर लिए हैं। नहीं, उसका भी जवाब है। मैं वही कह रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, मैंने पढ़ा है, मैं वही बता रहा हूँ, इनका बता रहा हूँ कि इनको वहीं से थोड़ा सा वो मिल सकता है रिलीफ, यहीं से। बाकी मैं आता हूँ चीज़ों में जो आपने सवालात किए कि इतने खौफनाक गवाहियाँ हैं और चेन बनाई की है इन पे जो इल्ज़ामात थे खान साहब पे। शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो बयान ही नहीं रिकॉर्ड करवाया अपना, बहुत सारे कम लोगों को पता होगा। जो आपका वो फॉरेन मिनिस्टर है जो लेकर गया है आपके पास कापी, खान साहब को बताया कि बहुत बड़ा जी मैं डॉक्यूमेंट ले आऊं, खान साहब बस तहस नहस कर देंगे। जब उनकी बारी लगी है कि वो जज साहब के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया, उन्होंने नहीं करवाया। उन्होंने एक वन लाइनर कहा शाह महमूद कुरैशी साहब ने कि सियासी विक्टिमाइजेशन हो रही है, बला बला। खान साहब को दाद दें, कम अज कम इन्होंने बड़ा कंप्रीहेंसिवली अपना बयान रिकॉर्ड भी करवाया, ये उनका क्रेडिट है, दाद दें। और बड़ा पावरफुल बयान रिकॉर्ड करवाया, जिसमें जनरल उन्होंने बाजवा साहब पे सारे का सारा मुद्दा डाला है, डोनाल्ड लू पे, वही जो पुरानी सारी उनकी डिटेल थी। बट उनकी प्रेजेंटेशन जो है ना वो बड़ी जबरदस्त है जो खान साहब ने की अपने केस की। उनकी हद तक मैं कहता हूं कि उन्होंने अपने केस को उन्होंने बड़ा अच्छा उन्होंने प्लीड किया है, लेकिन उन इशू पे नहीं है जिन पे इन पे वो मुकदमा था। अब जरा ये चीज टेक्निकल ये बताने वाली है। इन पे दो इल्जामात बड़े थे। एक तो ये था कि आपके पास साइफर की कॉपी थी, आपने गुम की है, वो कहाँ है, वो किधर है, उस पर कोई खान साहब नहीं बोले। जो मेन इल्ज़ाम है, ज़रा जहन में रखिएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि उठा के फेंक दिया जाएगा, मुमकिन है फेंक दिया जाए, लेकिन अच्छी खासी एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड, नंबर वन। दूसरा कि आपने पब्लिक को जाके वो किया है, अपने जो सीक्रेट चीज़ें थी आपने उनके साथ वो शेयर की हैं, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का अंग्रेज़ दौर का बना हुआ, उसको आगे लेकर चले, 100 साल बाद काम आ गया यहाँ पे उनको इदारों को या जिनको। अब ये दो चीज़ें थी। खान साहब ने इन इश्यूज़ पे रहने की बजाय, जो हम कहते थे, जो रात हमारे साथ खकवानी साहब भी कह रहे थे कि केस को लीगल बुनियादों पर लड़ें, आप बताएं कि जनाब कैसे गुम हुआ, क्यों हुआ, या मैंने कैसे किया। उन्होंने कहा ये मेरा राइट था, जो मैंने चीज़ें शेयर की हैं बताई हैं आवाम को, ये मेरा राइट था एज ए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, मेरी हुकूमत के खिलाफ हो रही है, तो मैं इसको शेयर करूं। वो कहते हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आप ये काम नहीं कर सकते, बिकॉज कि इसकी वजह से फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं। और कॉम्प्लिकेशंस की गवाही किसने दी है? ये साइफर गुम होने की, जो बड़ी डेंजरस चीज़ है खान साहब के लिए, गवाहें 3 लोग हैं,
इन्होंने 25 के करीब इन्होंने लोग पेश किए गवाहन। उसमें इनके अपने ये स्टाफ के लोग थे जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में थे, जिनको मिली थी साइफर की कॉपी, जिन्होंने रजिस्टर्ड किया, जिन्होंने इनको हैंड ओवर की है कॉपीज, जहां से कॉपी वापस आनी थी। फिर फॉरेन ऑफिस के लोग थे, उन्होंने बताया कि साइफर आया, असद मजीद साहब ने भेजा, हमने फॉरेन सेक्रेटरी को भेजा, उन्होंने फिर विंग में भेजा जिनका स्पेशल सीक्रेट विंग है जो बैठ के इसको डिकोडिंग करता है, कॉपी बनाई गई। फिर हमने जनाब इनको भेजी, ये खान साहब के वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को भेजी और चली गई। फिर हमने उनसे मांगी तो वो कहते हैं कॉपी नहीं है। अब ये वो उन्होंने पूरा साइकिल, उन्होंने FIA ने अपने चलान में सारी चीजें कंप्लीट की हुई हैं। आम आदमी को शायद नहीं पता होगा, सारी यहाँ से डिटेल मुझे भी पता चली है। वो केस उन्होंने अपना पक्का करके दिया है। उसके बाद अब 3 गवाह हैं, मैं मतलब शॉर्ट कर लूँ, टाइम इतना नहीं, हालांकि इसमें पूरा 2 घंटे बात हो सकती है जितना मटीरियल है। मेरे पास भी 2 अहम सवाल हैं जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसी पे आता हूँ, सवालों पे आते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया, वो आजम खान साहब कहते हैं जो कह रहे थे ना उस दिन ये मिठाइयाँ बांट रहे थे बेचारे हमारे PTI वाले दोस्त, इसलिए अच्छा पहले वो आपको याद होगा नवाज लीग वाले बांटते थे मिठाइयाँ, अब वो PTI वालों ने बांटी। वो जी आजम खान साहब ने उड़ा के रख दिया सारा, वो नैरेटिव ही खत्म हो गया। आजम खान साहब की वजह से सजा हुई है। फैसले में उनका उनसे पूछा उन्होंने ये कहा, आजम खान साहब ने जब उनको विटनेस के तौर पर पेश किया, उन्होंने कहा जी मैंने वजीर आजम पाकिस्तान को खुद साइफर की कॉपी दी थी। इल्जाम क्या है कि साइफर की कॉपी गुम हो गई है, ये इल्जाम है जिसमें सजा हो रही है। मैंने खुद दी थी और फिर वो कहते मैंने उनसे मांगी, उन्होंने कहा मेरे से गुम हो गई है। ये अब एक तरह से स्टैब्लिश हो गया आपका एक जुर्म जो है, जो आप पे प्रोसिक्यूशन ने लगाया था, एक तो साबित कर दिया। किसने किया है? आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने किया है। आजम खान से बड़ी से गवाही तो नहीं हो सकती थी। अच्छा, अब आपके पास राइट था कि आप उस पर जरह करते, आजम खान को आप वहां पे अगर जरह करके खान साहब जो उनके वकील, उनको झूठा साबित करते कि आजम खान साहब गलत बयानी कर रहे हैं, मुझे तो इन्होंने कोई कॉपी नहीं दी, या मैंने इनको कॉपी वापस कर दी थी, ये तो गलत कह रहे हैं, दबाव में कह रहे हैं, ताकि जज को डाउटफुल करते ना आप कि जनाब ये जो आपके गवाह हैं, स्टेट ने इन पे दबाव डाला होगा, लोगों ने इनको डराया होगा, धमकाया होगा, तो खान साहब उनसे पूछते, बल्कि वो तो थपकी देकर गए हैं, जो खबरें आ रही हैं खान साहब ने थपकी दी कि कुरान पे हलफ भी ले, उन्हें कुरान पे हलफ लेके ये कहा है कि कॉपी मैंने खान साहब को दी, वापस मांगी तो मुझे इन्होंने वापस नहीं दी। ये तो इनको एक सजा उस पे हुई है जो इन पे चार्जेस है 3-4, वो आजम खान की गवाही पे हुई है। इन्होंने अपना जरह का राइट जो वो किया है ना, इन्होंने जो वकील उन्हें डिले हो रही है, नहीं आए फलान, डिलेइंग टैक्टिक्स जो थे वो इनको लड़ गए हैं, वो उस लिखा भी है जज ने कि इनका राइट था कि ये अपने आप विटनेसेस को आके काउंटर करते, क्वेश्चन करते। एक अब आते हैं जो आपका सवाल था कि गवाह उनको नुकसान हुआ या नहीं हुआ, रिलेशन। दूसरा ये था कि आपने इंटरनेशनल रिलेशन हमारे खराब किए हैं, वो गवाही कौन दे रहा है? 2 डिप्लोमेट दे रहे हैं, और कोई आम डिप्लोमेट भी नहीं है, ग्रेड 22 के जो फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं दोनों, और एक पाकिस्तान में आपके एम्बेसडर थे जिन्होंने लेटर लिखा था, साइफर लिखा था, असद मजीद, उनका भी बयान सारा इसमें लगा है डिटेल के साथ, और सुहेल महमूद साहब जो यहाँ पर मौजूद थे, उन दोनों ने खान साहब के खिलाफ ये बात कही है, स्पेशली सुहेल महमूद साहब ने, कि खान साहब को मैंने मना किया मीटिंग में कि मत करें, हमारे रिलेशनशिप इस सुपर पावर से, इंटरनेशनल ये आपकी लैंडिंग एजेंसी उनसे खराब होंगे, हमारी डिप्लोमेटिक वर्ल्ड हमारी खराब हो जाएगी। ये साइफर जो है हमारा एक तरह का कम्युनिकेशन, एक कॉन्फिडेंस है हमारे डिप्लोमेट्स का। अगेन उन्होंने कहा जी हमें बहुत सारे नुकसान होंगे, अब मत करें। ओवर हियर देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। एक मिनट मैं जरा इसका आर्गुमेंट उनका पूरा कर दूं। उन्होंने कहा जनाब खान साहब को मैंने कहा, इन्होंने नहीं माना और हमें नुकसान हुए, ये गवाही दे रहे हैं वो उसमें। सो वो एक दूसरा चार्ज साबित हो गया कि खान साहब की एक आपका फॉरेन सेक्रेटरी जो है वो गवाही दे रहा है कि खान साहब के साइफर के ये कंटेंट वगैरह पब्लिक में ले जाने की वजह से हमें नुकसान हुआ और हमारे ताल्लुकात खराब हुए इंटरनेशनल फोर्सेस से, मुल्कों से। अब तीसरा इनका बयान ये था कि जनाब के इन्होंने अमेरिकन ने साजिश की है और थ्रेट किया है, ये 2 चीजें थी ना। तो असद मजीद साहब ने जाके कहा है, उन्होंने कहा जनाब कि मैंने अपने साइफर में ना कोई थ्रेट का लफ्ज यूज किया है, ना मैंने साजिश का लफ्ज यूज किया है। ये कौन लोग कह रहे हैं? मैं बाकियों को छोड़ दें, बाकी सोर्सेज हैं, अब सोर्सेज नहीं है, ये टॉप डिप्लोमेट्स हैं जो हैंडलिंग कर रहे थे, और जो सोर्सेज हैं जिन्होंने साइफर के को आगे डीकोड किया है। अच्छा, अब क्या सब एक कॉन्ट्रडिक्शन है, अब हमारे पास ब्रेक का भी वक्त हो गया है। कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि आपने जो दूसरा और तीसरा पॉइंट बताया, दूसरे पॉइंट में आप ये कह रहे हैं कि साइफर जो है वो एक उसने दोनों मुल्कों के मामलात को खराब किया और वो एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट था और इट शुडंट हैव बीन पब्लिक्ड। और लेकिन असद मजीद साहब जब तीसरे पॉइंट में ये कहते हैं कि इसमें कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी ही नहीं, इनफॉर्मल डिस्कशन थी या एक कैजुअल डिस्कशन थी, तो ये दोनों चीजें एक दूसरे की कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? फिर ये डॉक्यूमेंट सीक्रेट कैसे? वही वाली सीक्रेट ही होता है डॉक्यूमेंट। आपको इतनी बेसिक चीज की समझ होनी चाहिए कि साइफर इज ये पूरी भरी पे एक ही नुक्ते पे कि साइफर क्या थी उसकी सेंसिटिविटी ये थी कि आपने साइफर जो है
आपने इसको पब्लिक आपने शेयर ही नहीं करना होता किसी के साथ। प्राइम मिनिस्टर उसको पढ़ सकता है या पढ़ाया जा सकता है, आप उसको सुन सकते हैं, बैठ सकते हैं। आप उन लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते जिनके ऐसे तल्लुक नहीं है। ये उन पर इल्ज़ाम है बाकायदा, इसमें प्रोसिक्यूशन का है कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी कि हमें ये कहा गया है कि वो खुश नहीं है अमेरिकन जो है, इनका जो उसका रूस का विजिट हुआ है उस पर अमेरिकन आर नॉट हैप्पी। ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है। खान साहब ने उसको उठ के जो अपनी पब्लिक के साथ, मीडिया के साथ, जर्नलिस्टों के साथ और फिर उसमें कैबिनेट में लेकर जाए, वो तो कहते कैबिनेट में भी नहीं जाना चाहिए था, वो तो पार्लियामेंट लेकर जा रहे थे। और दूसरा, इसको वापस करना चाहिए था, जिसको डिस्ट्रॉय किया जाता है फॉरेन ऑफिस में बकायदा एक सेल है जो इसको डिस्ट्रॉय करता है बैठ के। सो ये चीजें वहां पे वो कहते हैं कि खान साहब ने ना सेंसिटिविटी का ख्याल किया, ना सिक्रेसी का किया, प्लस उन्होंने तो बयान बना लिया था कि साजिश हुई है और इस पर थ्रेट किया गया है। वो कहते हैं ना साजिश हुई है ना थ्रेट किया गया है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये जो सारी चीजें जो एक वहां केस को पॉलिटिकल बुनियादों पर लड़ा गया है, अब जब ये हायर ये कोर्ट्स में जाएगा, ठीक है, वहां पर उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग काम होना है। वो ये कहेंगे एक ही चीज पे लड़ा जाएगा, ये केस इनके वकीलों के पास होगा जी हमारा प्रोसेस जो है ना कि वो फ्लॉड है, हमें मौका नहीं मिला। वो भी उन्होंने कवर किया जज साहब ने। उन्होंने बताया है कि कितने कितने हमने 40 के करीब इनको हमने चांसेस दिए हैं। इनके वकील 8-10 दफा इन्होंने वकील बदले हैं, इन्होंने डिलेइंग टैक्टिक वो चीज भी कवर की है। और बहुत बड़े इन्होंने जो कमेंट्स किए हैं इन पे खान साहब के बिहेवियर पे कि दोनों बाहर के पढ़े लिखे हैं, एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, एक मुल्क का वजीर खारजा है, जो उन्होंने बिहेवियर पे लिखा है कि जिस तरह के बिहेवियर रहा है तो वो इंतहाई वो कहते हैं क्वेश्चनेबल था। सो हैविंग सेड ऑल दिस, इस बड़ी लंबी बात हो सकती है खान साहब की अपनी जगह पे। ये इतना इजी फैसला नहीं है। इसको अगर वो ले रहे हैं ना कि इजी फैसला, जिन्होंने इसको बैठ के जज साहब ने लिखा है ना, उन्होंने जो इनके जहन में क्वेश्चंस हैं, इनके वकील जिन जिन पॉइंट्स को कल को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, इस जजमेंट में उन्होंने एक एक चीज जो है ना उसका जवाब उन्होंने लिख के दिया है। अब ये हाई कोर्ट पे है या सुप्रीम कोर्ट पे, ठीक है, वो ये भी लिखते हैं कि इनके जहन में ये है कि हम हाई कोर्ट और ये सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ ले लेंगे, इसलिए इन्होंने ये एटीट्यूड इख्तियार किया। ये भी लिखा हुआ है। ठीक है क्लास साहब, इंटरेस्टिंग आपने तरीके से एनालिसिस किया। और यहाँ पे वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ सीनियर सहाफी अकील यूसुफजई मौजूद होंगे, उनसे हम बात करेंगे बाजवड़ में जो अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ, जो नौजवान उम्मीदवार है उनका कत्ल हुआ, और अगर टाइम मिला तो थोड़ा सियासी क्वेश्चन भी करेंगे उनके साथ। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हम वेलकम करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी अकील यूसुफजई साहब। अकील यूसुफजई साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। कल के जो अनफॉर्चुनेट वाकया है उसके बारे में बात करेंगे। बाजवड़ में एक नौजवान उम्मीदवार हैं रेहान ज़ेब, जिनका कत्ल हुआ और बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। ये बताइए कि ये इसके बारे में क्या खबरें हैं, क्यों हुआ ये कत्ल? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि क्लासरा साहब और आपके प्रोग्राम में बात करना एजाज समझता हूं मैं सर। हमारे लिए भी इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि सिर्फ जनवरी के महीने में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 41 कार्रवाइयाँ हुई है, टेररिस्ट अटैक्स और फिर काउंटर टेररिज्म जो एक्टिविटीज है फोर्सेस की। और इस दौरान जो है 25 दहशतगर्द इसी महीने के दौरान, जनवरी की मैं बात कर रहा हूँ, हलाक किए गए हैं, 44 गिरफ्तार किए गए हैं। मगर इसके बावजूद ओवरऑल खैबर पख्तूनख्वा में आम तजियो या तासुर के बरक्स पॉलिटिकल एक्टिविटीज, इंतखाबी एक्टिविटीज वो उरूज पर है। आज नवाज शरीफ साहब स्वात गए हुए थे और उससे पहले कल बिलावल भुट्टो साहब ने बटखैरा में भी बहुत बड़ा इज्तिमा किया है। तो मेरे ख्याल में ये तो एक अलग एस्पेक्ट है। कल जो हुआ है उस पर पूरा सूबा सोगवार है, तमाम पार्टियों ने मजम्मत भी की है, पूरा मुल्क सोगवार है यकील, नॉट ओनली सूबा, पूरा पाकिस्तान सोगवार हुआ है, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं नौजवान के कत्ल पे सारे अफसरदा हैं सर। जी जी, एक तो बड़ा मकबूल था, एक अपने इलाके में, दूसरा ये था कि एज फैक्टर भी था और तमाम पार्टियों ने उसकी जो है ना शहादत की मजम्मत भी की है। अफसोसनाक सूरत हाल उस वक्त पैदा हो गई जब वहां पर पाक फौज का एक कैंप था, उस पर एक बार फिर एक मखसूस पार्टी ने 9 मई की जो पार्टी थी उसके लोगों ने हमला करने की कोशिश की। उनके खिलाफ FIR आज खार जो पुलिस स्टेशन है वहां पर दर्ज हो गई है और वहां पर कशीदगी तो है ही, मगर इसके बावजूद के जो मरहूम है उनको तहरीक इंसाफ ने रिवायती अंदाज में टिकट जारी नहीं किया था, मगर उन लोगों ने फिर भी तोड़ फोड़ की, जिस पर बहुत से लोग गुस्सा भी है। और इस वाले सूरत हाल में कि शोक मनाया जा रहा है, लोग उस एक्ट को एक बार फिर नती कर रहे हैं 9 मई के वाकयात के साथ। अच्छा वकील, ये बताइएगा कि स्टार्ट में ये आई थी, PTI वालों ने ये कहा था कि वो हमारे वर्कर हैं, वो अपने भी पोस्टर जो इलेक्शन लड़ रहे थे रेहान जो हैं
उन्होंने इमरान खान साहब के फोटो लगाए हुए थे, वो भी अपने आप को पीटीआई का, ठीक है टिकट नहीं मिली थी बट ही वाज क्लेमिंग टू बी कि उन्हीं के साथ स्ट्रगल की, जदोजहद की। तो पीटीआई वाले कह रहे थे हमने इनको टिकट दी है, ये हमारा वो वर्कर थे, हमारे सिपाही थे और उनको असैसिनेट किया गया है। तो बाद में चीज़ें आई हैं कि नहीं उनको टिकट नहीं दिया गया, उनके मुखालिफ उम्मीदवारों को दिया गया। इसमें क्या सच्चाई और क्या कहानी है सर? बिल्कुल यही बात है क्लासर साहब, जिस तरह आपने फरमाया भी कि यही सूरत हाल है और ये सिर्फ एक हल्के तक महदूद बात नहीं है। तंजीमी तौर पर तहरीक इंसाफ को इसके बावजूद के गौर साहब बुनेर से इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, बहुत पोलाइट लीडर भी है निस्बतन बाकी लीडरों के, वो मैनेज भी कर रहे जी, वो मैनेज भी कर रहे हैं, मगर हर जगह पर यही सूरत हाल है। जब उनको जरूरत पड़ती है कि ये वाला बंदा अगर मतलब वो बुरी बात है, मुनासिब नहीं है, मगर वो लाशों पर सियासत करने वाली बात तो यहाँ पर भी हमने देखी है, जो कि किसी भी पार्टी को सूट नहीं करता। वो जो पार्टी का कील होता है, वो तो किसी भी पार्टी का कोई हो जाए वर्कर, कोई शहीद हो जाए, खुदा ना खास्ता कोई इस तरह का उसमें हो जाए, तो वो तो सारी पार्टीज करती हैं। चले हैविंग सेड ऑल दिस, तो इस पे अभी सवात में आप क्या सिचुएशन देखते हैं? जो गई हैं मरियम नवाज साहिबा और बाकी अभी आप बता रहे थे कि जलसे वगैरह जो किए हैं, क्या पॉलिटिकल सिचुएशन है सर? अच्छा, इस वक्त क्लासरा साहब जो अजीब सूरत हाल है वो ये है कि तीनों पार्टियां बहुत बैक फुट पर है। अच्छा। जो तीन मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं, मैं खैबर पख्तूनख्वा के फ्रेमवर्क में बात कर रहा हूँ। पीपल्स पार्टी बावजूद इसके के बिलावल भुट्टो साहब ने बहुत ज्यादा फोकस किया, मगर उनकी पार्टी को यहाँ पर इख्तिलाफात का सामना है सूबाई ओहदेदारों या सूबाई तंजीम के हवाले से। मुस्लिम लीग नून तो अमीर मुकाम के पीछे या उससे अलग जो है हमें नजर नहीं आ रही। शुक्र है कि तशरीफ ले आए हैं आज नवाज शरीफ साहब इतने अरसे बाद, जब से वो लंदन से वापस आ गए हैं। तो मासेरा के बाद चूंकि वहां से वो इलेक्शन लड़ रहे थे, तो पहली बार खैबर पख्तूनख्वा के स्वाद की उस पर गए हैं। बिलावल साहब ने बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ है यहाँ पर। जो क्लासरा साहब हमें पार्टियां प्रिपेयर्ड नजर आ रही है, पॉलिटिकल जो टॉप लीडरशिप से उनसे लेकर कारकुनों तक और वोटर तक, वो दो पार्टियां हैं। एक है अवामी नस्ल पार्टी जिसकी कैंपेन डोर टू डोर जारी है और 3-4 महीने वोट है कोई एएनपी का कोई वोट है आपका ख्याल है? नो ऑफेंसेस टू एएनपी दोस्त या वोटर्स, वोटर नहीं। हाँ, एएनपी तो हमेशा जो है ना दूसरे तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पर भी रही है। आपको तो तमाम डिटेल्स का पता भी है। 2018 के जो सुनामी आई थी उसमें भी ये तीसरे नंबर पर थी प्रोविंशियल असेंबली में। ठीक है, बहुत शुक्रिया अकील यूसुफजई साहब, और बहुत माजरत कि मैं आपकी बात को दरमियान में काट रही हूँ, लेकिन क्लोजिंग के लिए कहा जा रहा है। शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया और प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।